कैराना में क्या स्थिति नज़र आ रही है? एक तरफ इकरा हसन है, समाजवादी पार्टी की युवा लड़की हैं और विधानसभा चुनाव से काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। अपने भाई को जेल में रहते रहते भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे, उसके बावजूद हराने का काम किया और आपके लोगों ने उसमें भरपूर साथ दिया। जो उन ब्लॉक से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत के आती थी, वहाँ से भी बराबर शराबर मामला रहा। ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई और भी क्लीन स्वीप रहा। इधर ये शामलीपुरा कैराना लोकसभा में आप देखें तो शामली और थाना भवन वहाँ से भी हार गए और प्रदीप चौधरी अब यहाँ से दोबारा से भाजपा ने उन पर भरोसा किया। हालांकि कुछ गुटबाजी पार्टी में है, उनकी भाजपा में या कुछ विरोध भी नजर आता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ? देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं कैराना लोकसभा में हूँ। मेरे साथ लोकदल के क्षेत्रीय महासचिव डॉक्टर विक्रांत जावला जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। आखिर मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, आज से 2 साल पहले मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था विधानसभा चुनाव से पहले। वो इंटरव्यू थोड़ा मैं अब दोबारा से याद कर रहा था, देख रहा था। उन्हीं सब चीज़ों पर भी इनसे बातचीत करूंगा। विक्रांत जी, एक बार से फिर से स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद भाई। कैसा चल रहा है चुनाव नई जिम्मेदारियों के साथ? चुनाव अच्छा चल रहा है, चारों तरफ पॉजिटिविटी है और जनता हाथों हाथ ले रही है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन को। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे थे, जिन बातों को लेके राष्ट्रीय लोकदल ज़मीन की लड़ाई लड़ता था, उनमें बहुत सहयोग और मदद मिलेगी जब हम सरकार में होंगे। जब आप विपक्ष का हिस्सा थे और एक गवर्नमेंट की स्कीम आई अग्निवीर, और जयंत चौधरी ने मथुरा हो, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, शामली हो, कैराना हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह जाकर स्पेशल रैलियाँ की, लोगों को भीड़ बुलाई, संबोधित किया। मैं अपनी एक टीम लगाई उसमें कि भैया जाइए, कोई कुछ कर रहा है एक नेता तो कवर कीजिए। अग्निवीर के खिलाफ आप लोगों ने इतनी बढ़िया आवाज़ उठाई कि युवाओं को लगा कि बढ़िया कर रहे हैं, कि बात कर रहे हैं हमारी। और आपने बात की कि जो बड़ी पार्टियां वो क्या कर रही हैं। किसान आंदोलन हुआ, उसमें लोकदल के कार्यकर्ता 70% होते थे, वहाँ पर जाते थे, चाहे वहाँ पर बिजली कटी हो, बारिश आई हो, कुछ भी हो, वहाँ पर रहते थे। और कहा कि जो किसान आंदोलन में लोग मर गए उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, ये आप लोग डिमांड रखते थे, ये सारी चीज़ें रखते थे। गन्ना की डिमांड आप रखते थे, ये सारी चीज़ें आप लोग, आवारा पशु, छुट्टा पशुओं की डिमांड आप रखते थे। लेकिन जब से गठबंधन हुआ, मैं ढूंढता हूँ जयंत चौधरी की रैलियों में, भाषणों में या लोकदल के लोगों के भाषणों में कि अग्निवीर की बात कब करेंगे। मैं कभी कान में पड़ेगी कि कहेंगे हम सरकार का हिस्सा हैं, हम बात करेंगे कि अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी की बहुत बेकार योजना है, इस पे हम बात करेंगे। कब बात करेंगे कि आवारा जो छुट्टा पशु है वो कहाँ है, वो अंदर आए या बाहर आए, या दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। मैं कई बार सोचता था कि वो शहीद हुए किसानों के लिए भी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई शहीदी का दर्जा या कोई ऐसी चीज़ उनको मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो जिन चीज़ों की, जिन बैसाखियों पर लोकदल चढ़ के 1 सीट से 9 सीट पर पहुँच गए, और खासकर मुसलमानों का जो वोट मिला आपको, भरपूर वोट मिला आपको, तो उन लोगों की कहीं बात ही नहीं की उस दिन से। ऐसा नहीं है। आप ठीक से अगर देखेंगे, आराम से चलेंगे तो सब कुछ सुनने को मिलेगा। एक एक करके आते हैं। किसान आंदोलन, भरपूर मेहनत किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता की है, ये आप कह रहे हैं। हम लोग भी वहाँ रात को सो जाया करते थे। चौधरी जयंत सिंह का सख्त आदेश था कि पूरा समर्थन आंदोलन को रहेगा। कृषि कानून वापस हुए, कृषि कानून वापस हुए। जैसे ही कृषि कानून वापस हुए, जनता ने तय किया, हमने तय नहीं किया, जनता ने तय किया कि पूरा वोट बीजेपी को दिया जाएगा। ये हुआ, आप और मैं इसके साक्षी बने। चुनाव आए तुरंत, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, विपक्ष तो चुनाव नहीं जीता। यानी जो मुद्दा था वो मुद्दा सॉल्व किया राष्ट्रीय लोकदल ने। किसान यूनियन के सारे और जो हमारे बाकी लोग थे, जो हमारे एसकेएम के लोग थे, सबके साथ मिलकर मुद्दा वहीं सॉल्व हुआ। कृषि कानून वापस हुए। 13 महीने हम लोग वहाँ बैठे रहे, हमने पूरा सहयोग किसान का किया। उसी संघर्ष का नतीजा है, उसी संघर्ष का नतीजा है जो आपने कहा कि आप बड़े हुए। कोई भी आदमी बैसाखियों से बड़ा नहीं होगा। जो संघर्ष करेगा राजनीति में वो आगे बढ़ेगा। हमने संघर्ष किया, जनता ने सम्मान दिया। एक बात। दूसरी बात, अग्निवीर, अग्निवीर की योजना आज भी जब हम गांव जाते हैं, लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है। हमने, आपने बहुत अच्छा किया, हमें बताया कि हमने संघर्ष किया। उसके बाद आपने देखा कि रैली यहाँ भी हुई, सब जगह हमने अग्निवीर के बारे में खूब बात रखी है। आज हम जब सत्ता में आएंगे, डेफिनेटली, ये आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, डेफिनेटली हम अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे और सरकार के सामने रखेंगे। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए ना सरकार में। सरकार में मतलब चलिए अच्छा है, आप सरकार में कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है।
लेकिन जैसे ही हम वहाँ होंगे डेफिनेटली चौधरी जयंत सिंह इस पे काम करेंगे। ये उनका कमिटमेंट है युवाओं के लिए कि हम अग्निवीर पे बात करेंगे सरकार से। अब जो अगली बात और आखिरी बात है आपकी, भाईचारे की बात। अगर आप जिस दिन से हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, सारे इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए चौधरी जयंत सिंह के, यहाँ का भाषण निकाल लीजिए, उनमें अभी वो परसों थे, साफ कह रहे हैं वो, मैं कहीं नहीं गया, आप कहीं नहीं गए। चौधरी अजीत सिंह जी ने, अब तो वो है नहीं, लेकिन उन्होंने भाईचारे को लेके उत्तर प्रदेश में लगातार 2018 से मिशन चलाया था। भाईचारा जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था। आज भी चौधरी जयंत सिंह, मैं आपको कहने जा रहा हूँ, कैराना एक ऐसी लोकसभा होगी जहाँ मुसलमान का सबसे ज़्यादा परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आज हम यहाँ खड़े हैं, गंगा जी बह रही हैं और बड़ी नहरें हैं कांदला की, कांदलवी परिवार फेमस है यहाँ का, और हम सब लोग उन्हें पूजते हैं कांदलवी परिवार को। गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी को देखना तो वो कांदला कैराना घूमे। तो मेरा विश्वास है, चाहे अशरफ अली खान साहब हो, वो तो मुस्लिम है, वो अपने मंच से कहते हैं कि मेरी अक़लियत के लोगों आपको क्यों विलेन बनना है, भाई आप कहाँ भाजपा के खिलाफ है, सारी योजनाओं में कोई पक्षपात नहीं हुआ। ये मैं अशरफ अली की बात आपको कह रहा हूँ, ये मैं वाजिद अली जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनकी सुनी हुई, जो मेरे कानून ने सुना कि बताओ तुमको जो आवास मिले प्रधानमंत्री के, क्या वहाँ कोई पक्षपात हुआ, या ऐसा तो नहीं कि 70% तुमको मिले। ओवरऑल डेटा कल मैं पढ़ रहा था कि 30% जो आवास बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिमों को मिले हैं, दलितों को मिले हैं, यानी गरीब को मिले हैं बेसिकली। तो गरीब की मदद हुई, वो आवास मिल गए उसको। ये बात आज जनता के बीच है। आज मैं किसी कार्यक्रम में बोल रहा था एक न्यूज़ चैनल के, तो वहाँ पे अशरफ शायद असलम नाम का एक लड़का बोला कि हमें सब अच्छा लग रहा है, और वो मंच पे बोला आके, और उसके साथ बहुत सारे मुस्लिम युवा थे। तो यहाँ ये होने जा रहा है कि मुस्लिमों की वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। तो मैं इंतजार करूंगा कि अगली बार जब आपका गठबंधन भाजपा से टूटेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि अग्निवीर खराब थी, इन्होंने मानी नहीं, हम किसानों के लिए कुछ चाहते थे, इन्होंने माना नहीं। हरियाणा में जेजेपी उदाहरण है, उन्होंने कहा हमें 2 बार बुलाया, हमने कहा कि 5100 पेंशन कर दीजिए, हम सारी सीट आपको दे देंगे, कुछ बहाना तो मारना ही पड़ेगा भैया, गठबंधन टूट गया है, छूट गया है, तो उसके बाद चीज़ें हो जाती हैं। जयंत जी ने खुद कहा है कि लोगों को लुभाने के लिए ऐसे भाषण देने पड़ते हैं, लोगों को एक साथ लाने के लिए चवन्नी वाला भाषण ऐसे देने पड़ते हैं। विक्रांत जी, आप तो हाथरस में भी डंडे खाए थे साथ में। देखो मैं बताता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। राष्ट्र लोकदल तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमेशा उठाता रहेगा। हम सरकार में रहेंगे तब भी आप मेरा इंटरव्यू करिएगा, और अगर आपको लगे कि जनता के मुद्दे जयंत चौधरी जी या राष्ट्रीय लोकदल या जो हमारे MLC हैं या MLA हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या राज्यसभा में खुद जयंत चौधरी जी हैं, अगर वो मुद्दे हम नहीं उठा रहे होंगे तब हमें पकड़ लीजिएगा, स्वतंत्र है। नहीं, बिल्कुल आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसे आप स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं लोगों की बात उठाने के लिए। थोड़ा सा 2 मिनट कैराना पे बात करना चाहूँगा, उसके बाद इसको ख़त्म करते, काफ़ी लंबा हो गया। कैराना में क्या स्थिति नज़र आ रही है? एक तरफ इकरा हसन है, समाजवादी पार्टी की युवा लड़की हैं और विधानसभा चुनाव से काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। अपने भाई को जेल में रहते रहते भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे, उसके बावजूद हराने का काम किया, और आपके लोगों ने उसमें भरपूर साथ दिया। जो उन ब्लॉक से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत के आती थी, वहाँ से भी बराबर शराबर मामला रहा, ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई, और भी क्लीन स्वीप रहा। इधर ये शामलीपुरा कैराना लोकसभा में आप देखें तो शामली और थाना भवन, वहाँ से भी हार गए, और प्रदीप चौधरी अब यहाँ से दोबारा से भाजपा ने उन पर भरोसा किया। हालांकि कुछ गुटबाजी पार्टी में है उनकी भाजपा में, या कुछ विरोध भी नज़र आता है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, शामली एक ऐसा जिला है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं जीती। तीनों विधानसभा गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत ली थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे थे, जनता हमारा संघर्ष देख रही थी। आज जनता ने ये भी देखा कि कैसे वो गठबंधन नहीं बन पा रहा है पूरे देश में। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। जनता अपने लीडर को देखना चाहती है। जनता को सामने कोई लीडर नहीं दिखा, हमको भी सामने कोई लीडर नहीं दिखा, और हमें सम्मान भी सामने से नहीं मिला, तो हमारे लोगों की वजह से निर्णय हुआ। और प्रत्याशी कोई भी हो, लोकसभा के चुनाव में बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखा जाता है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ठीक कर रहा है? आज अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हों, चाहे आप नई नई चीज़ें देख रहे हैं। अभी सोलर पैनल का अनाउंस करके गए हैं, वो 78,000 देंगे सबको। आप ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो गया है। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती हैं। आज वो प्रोस्पेक्टिव नहीं है जो 2022 में था, आज का प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है, और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, बसपा भी।
इस बार तो बसपा अलग लड़ रही है, हाँ। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है। तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि बहुत बहुत भारी मतों से प्रदीप चौधरी सांसद बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितने मतों से हो जाए 2-2.5 लाख वोट से? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहना चाहिए कैमरा पे, पर मुझे लगता है कि भारी मतों से भाई प्रदीप चौधरी जी दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं। मतलब नंबर्स नहीं बता पा रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई नंबर्स बोल दें, चूंकि हमारी क्रेडिबिलिटी है और कल को भी आप पूछ लेंगे कि आप 2 लाख कह रहे थे तो 1.5 रह गया, पर मैं कह रहा हूँ कि भारी मतों से नहीं, 2 से 1.5 चल जाता है, 2 से हार जाए तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो नहीं, बात मुझे, खैर आपकी बात ठीक है क्योंकि आप पत्रकार हैं और दोनों तरफ आपको बात करनी है, पर मुझे जो महसूस हुआ, चूंकि मैं पब्लिक में घूम रहा हूँ और सारी विधानसभाओं में करीब करीब काम कर आया हूँ और दूसरी जगह भी, मैं फिर से कहता हूँ ये बागपत से जुड़ी हुई बेल्ट है और चौधरी जयंत सिंह ने एक इतना बड़ा निर्णय लिया कि उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जिसके पास अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, अकाउंट में 7,000 रुपये हैं, लेकिन वो 45 साल से राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह के काम किया, चौधरी अजीत सिंह के साथ काम किया, अब जयंत चौधरी जी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता को जब आप टिकट देते हो और वो चुनाव लड़ता है तो वो वाइब्रेशन 5-7 लोकसभा तक ट्रेवल करती हैं, और कैराना चूंकि बागपत से लगती लोकसभा है तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट ही यहाँ लाखों वोट बढ़ा जाएगा, जो लोग जोड़ नहीं रहे होंगे, अपोनेंट लोग। तो नए चरण सिंह जी कैसे दिखते हैं आप? देखिए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, मेरी उम्र 44 साल है और जब से मुझे चीज़ें याद हैं तो लगभग 30-32 साल की चीज़ें याद हैं मुझे। तो हमारे गांव में तब से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, 90-91 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से चर्चा चलती थी राष्ट्रीय लोकदल में। और तब जो चेहरे थे वो चेहरे, कुछ चेहरे आज हैं भी नहीं हमारे बीच, और बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, इस पे धरने हुए, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए, किसी ने विचार नहीं किया। तो आज जाहिर है कि जब किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला तो वो गौरव का पल है, वो शक्ति का पल है उन सब नौजवानों के लिए जो चौधरी चरण सिंह की खड़ाऊ को लेके, उनकी किताबों को पढ़ के राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो उन्हें शायद लगा होगा कि हाँ, एक अच्छा काम हम सब लोगों के लिए हुआ, और उस मसीहा को जिसने झोपड़ी से निकल के पढ़ाई की और उसके बाद सामाजिक लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया और प्रतिनिधित्व किया उस तबके का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था, मजदूर था जो तबका, उसको किसान बनाने का काम किया जिस मसीहा ने। आज हम सब लोग प्रॉस्पेरस हैं, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, और मैं ये देखता हूँ और सोचता हूँ, जब पीछे जाके कोशिश करता हूँ समझने की चीज़ों को, तो मज़दूर को किसान बनाया चौधरी चरण सिंह ने। आज हम लोग नहीं होते, आज हमारे बच्चे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, विदेशों में घूम रहे हैं किसानों के बच्चे, और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये सब उस की देन है। तो बहुत गर्व की अनुभूति है जब चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में मैं इन्वॉल्वमेंट के साथ कवर कर रहा था, जिस भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते आपने 9 विधायक बना लिए, साइकिल पर पीछे बैठकर सेम आइडियोलॉजी की बात की थी आपने। मैंने आपसे एक सवाल भी किया था 2 साल पहले कि ये कैसी आइडियोलॉजी है कि आपकी समाजवादी के साथ मिल रही है, तो आपने कहा था कि 2 ऐसे लोग हैं, अखिलेश और जयंत जी, दोनों की जो भावना है वो भाईचारे वाली भावना है। और फिर उसके बाद एक बयान दिया जयंत जी ने कि चवन्नी थोड़ा हूँ जो बदल जाऊँगा, और अब कहा कि ये सब तो लोगों को एक साथ लाने के लिए था कि इस तरह के बयान देना। आपको नहीं लगता कि ये जन भावना के साथ खिलवाड़ है? ये लोकतंत्र में आपने वोट लिया भाजपा को कोसते कोसते और फिर भाजपा के साथ चले गए, ये एक जन भावना ने तो आपको भाजपा के खिलाफ ही वोट किया था ना। ऐसा तो नहीं था कि वही आइडियोलॉजी के लोगों ने आपको वोट किया था और फिर आप भाजपा के साथ जाकर बैठ गए। कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित, आपने सवाल पूछा और मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आप मेहनत करते हो और सवालों को खोजते हो और स्टडी करते हो।
तो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल वाजिब सवाल है इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में कहावत है, कुलिया में गुड़ नहीं फूटता। तो ये तो ओपन स्पेस में बात है, अब पूरे समाज में बात है कि भाई ये हुआ है, ये यू टर्न लिया है चौधरी साहब ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे वजह है। कोई भी काम आप भी जीवन में करेंगे उसके पीछे वजह होंगी, तो हम सबको उन वजह पे गौर करना पड़ेगा। मैं खुद बैंगलोर में था जिस दिन गठबंधन का नाम अनाउंस हुआ, विपक्ष का जो गठबंधन है उसका नाम था इंडिया, और सब बहुत खुश थे हम कि अच्छा हो गया, विपक्ष का एक नाम बना, चेहरा बना, और सब लोग उसमें, मैंने देखा स्टालिन जी को, मैंने देखा बैंगलोर के चीफ मिनिस्टर को, वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को, सिद्धारमैया जी वो कह रहे थे वहाँ पर किसी से कि मैं तो चौधरी चरण सिंह का अनुयायी रहा, उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का काम किया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, हर वो बड़ा चेहरा जो देश में विपक्ष का बड़ा चेहरा था वो वहाँ था बैंगलोर में। अच्छा लगा, हम सब लोग लौट आए। वहाँ चर्चा हुई थी जिन बिंदुओं पे, वो सारे बिंदु ऐसे कैसे रह गए। उसके बाद लगातार मीटिंग्स दिल्ली में हुई। देखिए, जब हमें देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना था तो हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, और वो डायरेक्शन बड़े लोगों को ही डेफिनेटली मिल के तय करनी थी। हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, हरियाणा में थोड़ा काम करते हैं, लेकिन देश की जो बड़ी लीडरशिप थी उसको वो तय करना था। हमने देखा धीरे धीरे कोई चीज़ तय नहीं हो पा रही थी, मुद्दे तय नहीं हो पा रहे थे, सीटें तय नहीं हो पा रही थी। अखिलेश जी मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को कोस रहे थे, ममता जी कांग्रेस को कोस रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था, नीतीश जी चले गए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हुआ, हम भी बात कर रहे थे, कोई किसी को क्लैरिटी नहीं थी। आज का वोटर बहुत समझदार है, तो जन भावना जो बनी, जब हमने अपने लोगों से पूछा कि ये सब चल रहा है, क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो आखिरी चोट थी वो फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगी। उन्होंने कहा कि इतने कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे, आप इतनी सीटें ले लीजिए। तो राष्ट्रीय लोकदल मान सम्मान वाले लोगों का दल है। हम चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह के अनुयायी लोग हैं। जयंत चौधरी जी हमेशा, आपने देखा होगा, उनके बयान सुन लीजिए अखिलेश जी के लिए, उनके कितने अच्छे बयान थे, मैं दोस्ती निभाऊंगा, मैं तो काम करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, राजनीति है, हमें अपने दल को बचा के चलना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज चौधरी जयंत सिंह जी की किसके प्रति है? अपने लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। उनका जो परिवार है, उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी अपने लोगों के लिए है। तो आज मैं पूरा कर लूँ, फिर आप सवाल लूंगा मैं आपका। तो आज जब वो मान सम्मान उनको सामने से नहीं मिला, हाँ, और उसके बाद दबाया गया, उनको विधानसभा में गया था, हाँ, लेकिन एक अच्छे परिवार, एक अच्छे संस्कारी परिवार से आने की वजह से उन्होंने वो चीज़ वहाँ देखी। वहाँ भी उस समय ज़्यादा सीट कमिटमेंट था, ज़्यादा सीटों पे लड़ने की बात थी, लेकिन कम सीटें लड़ाई गई और आपको ज़्यादा सीटों पे प्रत्याशी भेज दिए गए। उन्होंने उसे मैनेज किया, बड़े बड़े प्रत्याशियों को उन्होंने कहा कि नहीं, आप नॉमिनेशन के बाद भी लोगों को वापस लिया। और आज आप देखिए जैन जी कितने सही है, जब वो गठबंधन यहाँ तोड़ देते हैं। जिसने भी कहा कि भाई हो सकता गठबंधन, चूंकि हम उतने बड़े कैलिबर के नेता नहीं है, तो माननीय जयंत चौधरी ने जो भी डिसीजन लिया होगा उसकी वजह यही रही कि उन्हें सामने से कुछ भी साफ पिक्चर नहीं दिखी, जो कि नीचे अपनी जनता को, अपने लोगों को उन्हें साफ पिक्चर दिखानी है, ये उनकी जिम्मेवारी है। इसलिए वो हुआ। और उसके बाद इधर आते ही आगे का परिप्रेक्ष्य भी देखते, क्योंकि आपका सवाल खत्म यही होता है। हाँ। उसका जवाब पूरा तब होगा कि जैसे ही वो निर्णय हुआ तो सब चीज़ें कैसे सामने आई। अखिलेश जी आज किसी का टिकट कर रहे हैं, कल दीपक सैनी को उतार रहे हैं। मेरठ में मैंने देखा तीसरा टिकट उनका फाइनल हुआ। जनता इतनी कंफ्यूज नहीं रह सकती, उनको सब पता है, साफ स्पष्ट एक आदमी का टिकट है, चुनाव लड़ेगा, आप करिए काम। लेकिन वो हर दिन नया टिकट बदलते रहे, तो इतनी अफरा तफरी है कि आज आप चले जाइए 5 आदमी लेके तो आपको टिकट मिल जाएगा, कल दूसरे 5 आदमी चले गए, बोले इसका गलत हो गया, उसको टिकट दे दे। मजाक थोड़ा ही हो रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हैं हम, देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोग चुन रहे हैं हम। आज देखिए आप जयंत चौधरी का दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे आदमी को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। चलिए देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी और कई सारी ऐसे थे जिनके मैं जवाब इनसे लेना चाहता था, समय थोड़ा सा अभी है नहीं। फिर मैं आपसे दोबारा डॉक्टर साहब बात करूंगा, बहुत सारे सवाल मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।